बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कौमी असम्बली में सानिया APS के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें आला हुकाम भी शरीक हुए। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक शरह सूद में 2% कमी का फैसला किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लेकिन सबसे पहले तो आज 16 दिसंबर सकूत ढाका एक ज़ख़म जो हमेशा तकलीफ देता है, और दूसरा जो साने APS बच्चे और उनके इस्तिज़ा उनके साथ जो वाक़या पेश हुआ, बदतरीन दहशतगर्दी, तो वो आज दिन है। और ज़ाहिर है कि एक के साथ दूसरा वाक़या जब लिंक होता है तो बड़ा एक दुख पहुंचाने वाला हमारी तारीख़ का शायद बहुत बुरा ये दिन है 16 दिसंबर, अच्छा दिन है। बाकी ये जो मुल्की मामलात हैं, इन पे मैं एक सिस्टम कोलैप्स हो गया है ऑलमोस्ट, और उसको दुनिया में भी अब कोई ख़ास रिकग्निशन नहीं है इस अरेंजमेंट की। इसकी कोई ईस्ट वेस्ट साउथ आगे दाएं बाएं कोई इसकी रिकग्निशन नहीं है, लेकिन बस अभी चल रहा है। और इसमें मौजूद जो जमातें हैं, उन जमातों की अपनी पोजीशन है, बिल्कुल मैं कहता हूँ, लेकिन इस अरेंजमेंट की पोजीशन नहीं है, क्योंकि इसका कोई ओनर नहीं है। तो वो फिर जो है वो बस ऐसे ही, ठीक है ना, तो वो बस चल रहा है। और उधर जो तहरीक इंसाफ है, उनकी अगली असेंबली क्या है वो भी अभी सामने आना बाकी है। लेकिन यह है कि कम से कम एक वो जो बहुत पॉलिटिकल केओस और इंतशार, वो आज का दिन हमें नज़र नहीं आया। मुज़ाकरात मेरा ख्याल है कि शायद होने चाहिए, लेकिन शायद ना हो। ये भी हो सकता है कि ना हो, क्योंकि अभी तक तो कोई उनमें कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। खान साहब माफ़ी मांगने से रहे, खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे। मैं नहीं समझता किसी भी सूरत में, जितना थोड़ा बहुत खान साहब से मेरी एक मिजाज होता है ना शख्सियत का, खान साहब किसी भी सूरत वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। और अगर ये है मामलात जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि माफ़ी मांगें, तो वो माफ़ी का तो कोई सिलसिला उनकी शख्सियत में तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब इतना वक्त उन्होंने गुजार लिया है, तो ये तो ऑप्शन बहुत पहले था। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सूरत खान साहब माफ़ी की तरफ जाएंगे। अब ये किस तरह फिर मामलात आगे बढ़ते हैं वो देखना है, सबको बैठ के बाहर मुल्क को आगे लेके चलना है। अच्छा, अब ये है कि एक मुल्क बहुत बड़ा टूटा है हमारे सामने, और उसमें कोई एक वीकेंड कह लें या 10 दिन कह लें, और शाम टूटा है। टूटना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बशारुल असद को हटाना अगर मकसूद होता तो बशारुल असद को हटा दिया जाता, लेकिन मुल्क को तोड़ना था। इसलिए प्रॉक्सीज जो कि मुख्तलिफ इलाकों में आए, और उसके बाद वो काबिज हुए, और कौन है पीछे और कौन नहीं है पीछे, और ये और वो सारा। तो जब इस तरह से किसी मुल्क में थ्रू प्रॉक्सीज काम होता है ना, तो फिर उसके बाद ये होता है कि मुल्क को फिर तोड़ दिया जाता है, फिर मुल्क टूटता है। बशारुल असद जो है, उन्होंने पहली दफ़ा आज बयान का है मॉस्को से कि मैं मेरा मुल्क छोड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन जब आखिरी वक्त पे बेसिस पे अटैक्स होने शुरू हुए, सब कुछ हुए, तो रशियंस के साथ मैं वहाँ से निकल गया। रशियंस ने हेल्प किया और मैं रशिया के साथ वहाँ से निकल गया। अच्छा, अब सवाल ये है कि तो इसका मतलब है एक नए खेल का आगाज़ हुआ है। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये कोई इसमें कोई ये ऐसा नहीं हो गया कि वो तो बशारुल असद चले गए तो सब अच्छा है, और अच्छा ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे अगला खेल शुरू है, और अगला खेल क्या है वो अभी उसके कोई खदोखाल वाज़े नहीं है। और ये जो हरकतुल तहरीर शाम है, हयात तहरीर शाम या हरकत तहरीर शाम, ये जो है ये बहुत से ग्रुप्स का मजमुआ है, ये ज़हन में रखें। अगर हम ये फर्स्ट स्लाइड को देखें ना, तो इसमें हयात तहरीर शाम भी है, एहरार शाम भी है, इसमें जो है वो इसमें जैशुल अज़्ज़ा भी है, इसमें नूरुद्दीन जंगी तहरीक भी है, इसमें बहुत सारी जमातों का ये जो है ये वो जमातें इसका हिस्सा हैं। और इसके जो सरबराह हैं जो कि अहमद शरार
या जिनको अबू मोहम्मद जुलानी भी कहा जाता है, तो ये अहमद शरार जो है ये इनकी पैदाइश रियाद सऊदी अरबिया की। इनकी फैमिली जो है वो गोलान से आके यहाँ पर आबाद हो गई थी, फिर ये वापस गए और इनके फादर जो हैं ये सऊदी अरबिया में इंजीनियर थे, फिर उसके बाद ये वापस चले गए, फिर डमास्कस में ये रहे, डमास्कस के आसपास इनकी फैमिली रही। फिर उसके बाद जो है 42 साल 42 साल की उम्र है, और फिर उसके बाद जो है ये अबू मुसाब जरकावी के साथ इनका रब्ता हुआ जब 2002 में 3 में। ये कहते हैं कि मेरा रब्ता नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जो ज़्यादा बात हुई अबू मुसाब जरकावी के साथ इनका रब्ता हुआ। अबू मुसाब जरकावी के साथ इनका रब्ता हुआ, फिर 2006 में इनको अमेरिकन ने अरेस्ट कर लिया, और ये जो है ये इत्तेफाक है कि अच्छा मुख्तलिफ जेलों में रहे ये अबू गरैब जेल में भी रहे, ये और कई जेलों में रहे, और फिर 5 साल इन्होंने जेलों में गुजारे, और 5 साल गुजारने के बाद ये उस वक्त इत्तेफाकी तौर पे रिहा हो गए जब वो यहाँ पे इराक में और जब शाम में अपराइजिंग शुरू हुई और ये सारा जब दाइश वाइश बनी, तो ये भी रिहा हो गए। कैसे रिहा हुए ये इसके बारे में ये कहते हैं कि बस मैं रिहा हो गया। रिहा होने के बाद इनकी जो है वो इनके हमें राब्ते मिलते हैं अबू बकर बगदादी के साथ भी और अयमन ज़वारी के साथ भी, और उस ज़माने में फिर नुसरा फ्रंट, और फिर ये जो है वो अबू बकर बगदादी से इन्होंने गालिबन कहा कि जो दाइश का जो सीरिया का विंग है तो उसको मैं वहाँ पे जाके ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। लेकिन फिर अबू बकर बगदादी के साथ भी इनके इख्तलाफात हुए, अयमन ज़वारी के साथ अबू बकर बगदादी के इख्तलाफात हो गए, तो वो फिर एक जो है वो एक बहुत फिर कॉम्प्लेक्स सैनरियो, वो बहुत दफ़ा मैं उस पर बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा अब ज़रा मौजूदा सूरत हाल पर आता हूँ। अब देखिए हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, मैं सिर्फ अपना तज़किया दे सकता हूँ गेस, बाकी तो आगे क्या होगा वो तो हालात तय करेंगे। लेकिन ये बात है कि जो प्रॉक्सिस के तहत किसी मुल्क को तोड़ा की हुकूमत ख़त्म की जाती है, चाहे वो लीबिया हो या कोई भी और मुल्क हो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो वहाँ पे फिर वो मुल्क टूटने की तरफ जा रहा है। वो प्रॉक्सीज के पास पावर है सारी, और उस मुल्क की फ़ौज जो है वो ख़त्म हो गई है। अब जो सीरिया है या सीरिया था या है एक एंटिटी में, जैसे भी उसको कहें, तो उसमें जो एक्सेस ऑफ स्ट्रेंथ था ना वो था मशरिक से मगरिब की तरफ, यानी ईरान से वो स्टार्ट हो रहा है, मशरिक में ईरान है और नक्शे में आप देख सकें तो फिर उसके बाद वो सीरिया है और फिर लेबनान है, और ऐसे ठीक है, ऐसे एक जो रास्ता है वो मशरिक से मगरिब की तरफ जा रहा है, लेबनान की तरफ सीरिया से होता हुआ। अब जो पावर का जो है सिलसिला अगर हम नक्शे में देखें दोबारा, तो अब वो आ रहा है शुमाल से जनूब की तरफ, यानी टर्की से सीरिया और फिर उसके बाद जॉर्डन और सऊदी अरेबिया और ये सारा, क्योंकि अब इसमें से आप समझें कि जाहिर है कि इसमें ईरान का जो इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो गया। तो यानी पहले था ये ईरान, ठीक है, सीरिया, और फिर उसके ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान। अब उसके बाद अब जो है पावर का वो शुमाल से जनूब की तरफ आ रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आगे क्या मुमकिनात हैं। तो एक बात तो जो कल भी मैंने कही थी और मैं दोबारा बार बार दोहरा रहा हूँ कि इसमें सीरिया 4-5 अभी जो अभी नक्शा है जो हम रोज़ दिखा के बात भी कर रहे हैं, तो उसमें सब्ज़ जो इलाका है वो हरकत तहरीर शाम के पास चला गया, जो कि असल में कई ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप नहीं है, उसमें कई ग्रुप्स का मर्जर हुआ था 2017 में। ये ग्रुप्स आपस में भी शदीद लड़ रहे थे और फिर इनका इत्तेहाद हुआ 2017 में और ये एक ग्रुप बन गया। और ये अभी जो लाइट ग्रीन इलाका है पूरा, इस पे ये मौजूद है, यानी ये वो इलाका है जो बशारुल असद के पास था, वो सारा इलाका इनके पास चला गया, सवाए एक इलाके के जो कि जहाँ पे इसराइल आ गए और वो जो गुलाम की पहाड़ियाँ इधर आ गई है। और इसराइल ने कहा है कि जी हम यहाँ पे रहेंगे, ख़त्म हो गई बात। और दुरूज के साथ उनकी बातचीत हो गई है और ये वो वहाँ आके इसराइल बैठ गए। सवाल यह है कि अब यहाँ पे व्हाट नेक्स्ट। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि थोड़ा बहुत जो उस इलाके को देखा है और ट्रैवल किया है ये अरब स्प्रिंग के दौरान भी, वहाँ एक फैक्टर जो है उसको मिस कर गए सारे। ये जो वहाँ पे जंगजू मौजूद हैं हरकत तहरीर शाम में और बाकी तमाम ग्रुप्स में, ये जहन में रखिए कि वहाँ पर जब ये दाइश वाला सिलसिला शुरू हुआ है ना, तो वहाँ पे पूरी दुनिया, वहाँ से अमेरिका और यूरोप से भी फाइटर्स आ गए थे जंगजू,
लड़ने के लिए। पाकिस्तान से भी बहुत से लोग, इंडिया से भी बहुत से लोग पहुंच गए, बांग्लादेश के बहुत से लोग पहुंच गए वहाँ लड़ने के लिए, ये इराक में। यूरोप से बहुत सारे लोग आ गए थे, अफ्रीका से बहुत सारे लोग वहाँ बाद में मारे गए या पकड़े गए, जो भी थे, दुनिया भर से लोग आए थे। लेकिन एक जगह से बहुत ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में आए थे, बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में आए थे, और उस इलाके का जो नाम है वो है चेचनिया। चेचनिया जो है वो वहाँ से जो रमदान कैदियोफ हैं उनके वो चूँकि कैदियोफ जो हैं वो बड़े क्लोज अलाए हैं प्रेसिडेंट पुतिन के। अच्छा, और रमदान कैदिरोव जो हैं, इनके वालिद जो हैं अहमद कैदिरोव, वो 2003, ये जो चेचनिया की जो जंगें हैं ना, चेचनिया पहले तो जंग हुई रशिया के साथ, लेकिन ना 90 की दिहाई में, और तो उसमें ये हुआ कि वो फिर वो पुतिन के साथ, पुतिन की तरफ चले गए थे, रशिया की तरफ चले गए थे। वो सदर बने, अगले साल उनका वो शहीद हो गए एक हादसे में। उसके बाद उनके साहबजादे 2007 में आ गए, और वो रमदान जो हैं कैदिरोव वो वहाँ पे मौजूद हैं चेचनिया में। मुसलमान, सुन्नी, हनफी और कुछ सूफी, उस इलाके में जो एक ख़ास अंदाज है, लेकिन सुन्नी, मुसलमान और जो है वो हनफी, और ये बहुत बड़ी तादाद में ये मौजूद चेचनिया से जो जंगजू हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में सीरिया आ गए थे, शाम में आके लड़ रहे थे, और शाम में आके लड़ रहे थे, और इनका बड़ा क्लियर व्यू है अल-कुद्स शरीफ के बारे में, मस्जिद अक्सा के बारे में, फ़लस्तीनियों के बारे में, और इनके अंदर बहुत बड़ी क्लैरिटी है काफ़ी इश्यूज़ पे। सऊदी अरेबिया में भी इनको कुछ अर्से पहले इन्होंने सरकारी तौर पर इनको बुलाया गया बड़ी इज़्ज़त के साथ, और इन्होंने वहाँ पे उम्रा किया। यूएई के रहनुमा, अरब ममालिक, जो लोग भी चेचन्स को जानते हैं, चेचनिया के इन लोगों को चेचन्स को जानते हैं, वो इनके जब ये जंगों में उतरते हैं चेचन्स, तो इनके तरीक़ाकार से वाकिफ़ हैं। मतलब रशिया तो चला गया, ये प्रेसिडेंट पुतिन के बहुत अहम इत्तेहादी हैं, बहुत अहम इत्तेहादी हैं। और अगर ये भी कहें ना कि मैं आ रहा हूँ कल दमिश्क, तो वहाँ हरकत तहरीर शाम एक तरफ खड़ी हो जाएगी इनके इस्तकबाल के लिए। और ये जितनी जमातें हैं, इसमें बहुत बड़ी तादाद में चेचन्स हैं, चेचन्स हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि अगर प्रॉक्सीज पे खेल चला गया है, तो फिर चेचन्स भी हैं। अच्छा, इन्होंने, मैं आपको सिर्फ इससे पहले कि आज इन्होंने, मैं चेचन्स का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, आज मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो रमदान कैदिरोव हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट जो है वो पुतिन से मुतालबा किया है। वो प्रेसिडेंट पुतिन के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, सबसे बड़े इत्तेहादी, फ्रंट लाइन उनके। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से कहा है कि ये जो हरकत तहरीर शाम है, इसका नाम दहशतगर्द जमातों से निकाल दिया जाए, क्योंकि हमारे लोग इसमें हैं, ये तो हमारी है। अब ये सारा जो है ना, एक एंटर, इसमें एंटर होंगे हम नए प्लेयर्स। ये मैं अल अरबिया को कोट कर रहा हूँ। हेड ऑफ चेचनिया सजेस्ट रिमूविंग सीरियाज हरकत तहरीर शाम फ्रॉम रशियाज टेररिस्ट लिस्ट, ठीक है। इन्होंने खुद मुतालबा किया है कि जी नाम जो है वो निकाल दिया जाए। अच्छा, अच्छा, अब ये कैसी मजे की बात है, इन्होंने ये, और ये बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हैं, चेचन्स फ्रंट लाइन पे हैं, रशिया की आप समझेंगे बहुत। मैं आपको जरा माजी में कुछ दिखाता हूँ ना, मैं आपको दिखा दूँ, जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका 23 कि रशियन ग्राउंड ट्रूप्स इंक्लूडिंग चेचन्स रिपोर्टेडली फाइटिंग इन सीरिया। ये सीरिया में रशियंस के
7 चेचन्स लड़े हैं। और फिर उसके बाद यरूशलेम पोस्ट में दिखाता हूँ कि इनके जो रशिया के चेचनिया हैं, उन्होंने पैलेस्टीनियन विलेज में गए, गज़ा के वॉर रेफ्यूजीज में जाके वहाँ पे नमाज अदा की और वहाँ जाके उन्होंने रमज़ान का ज़रियाफ़ ने वहाँ पर बाकायदा उस इलाके में जो मगरबी किनारा है वहाँ पे मस्जिद तामीर की हुई है, वहाँ जाके इन्होंने नमाज अदा की। और अरब न्यूज़, चेचन लीडर्स ओपन $10 मिलियन की 27वीं न्यू मॉस्क इन इसराइली अरब विलेज। ठीक है, अरब न्यूज़। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने कुछ अर्सा पहले तास, हेड ऑफ चेचनिया कॉल्स ऑन इसराइल टू थिंक ट्वाइस बिफोर एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट विद पैलेस्टाइन। ये इनका एक अपना व्यू है जो बहुत 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 ज़्यादा मुख्तलिफ है, और वो जो है वो रशिया के अराई, और आज उनसे कह रहे हैं कि हरकत तहरीर शाम को टेररिस्ट निकालें क्योंकि हमारे हैं वो, ये टेररिस्ट निकालेंगे तो शायद रमज़ान का खुद आ जाएं यहाँ पे दौरा करें दमिश्क का। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो न्यूज़ वीक 26वीं स्लाइड, पुतिन अलाई सेज न्यू वेरी क्लोज रीजन्स कुड जॉइन रशिया। अच्छा, तो मेरा आपको बताने का सिर्फ मकसद ये है कि चेचन जो हैं वो, अच्छा आज इन्होंने एक और बयान भी दिया, लीडर ऑफ रशिया चेचन से ही इज़ रेडी टू इंश्योर वीट सप्लाई टू सीरिया इफ नेसेसरी। मतलब जो चेचनिया है वो चेचन्स मौजूद हैं, मतलब अगर यहाँ पे नहीं भी हैं, रशिया नहीं है, चेचन्स हैं। और 2016 में रेडियो फ्री यूरोप, ये 2016 9 दिसंबर, ये 19 स्लाइड, चेचन ट्रूप्स रेडी टू फाइट इन सीरिया, कैदरोव सेज। ठीक है, और वॉइस ऑफ अमेरिका ने उस जमाने में कहा था कि गैदरोव क्लेम्स हिज फाउंडेशन ऑन द फ्रंट लाइन विद द रशियन ट्रूप्स, ओनली चैरिटी इन सीरिया। अच्छा, अल जजीरा भी आज ये खबर दे रहा है, चेचन लीडर कॉल्स फॉर रिमूवल 16th हरकत तहरीर शाम फ्रॉम रशियाज टेररिस्ट लिस्ट। तो अभी किस्सा जो है वो यहाँ पे रशिया नहीं है, चेचन्स हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी जो बात है तो अब ये है कि अब ये किस्सा कहाँ पे और मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चेचन्स की जो मौजूदगी, चेचन्स की तरफ से रशिया से कहना कि हरकत तहरीर शाम का नाम आप टेररिस्ट निकालें, हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं सीरिया की, और ऑलरेडी मौजूद हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ना जिनका मैंने नाम लिया, इसमें चेचन्स हैं, इसमें चेचन्स हैं। और जो फाइटिंग पे जब आते हैं ना आप फाइटर्स, तो फिर जो जानते हैं उस रीजन को या चेचन्स को, उनको पता है कि फिर चेचनिया चेचनिया है। ठीक है ना, फिर वो बाकी सारे जो है ना, मतलब जैसे यमन के लोग हैं तो यमन का ख़ास अंदाज है। मैं वो बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन यमन में आप जाएं ना और यमन वालों को एक पिस्टल दे दें तो यमन वाले पिस्टल यूज़ नहीं करेंगे, वो कहेंगे हमने खंजर ही यूज़ करना है, छुरा यूज़ करेंगे या तलवार या छुरा। तो हर इलाके के कुछ अपने, तो ये चेचन फाइटर्स जो है ना, इनके ये बहुत, इनसे फिर जो दूसरे वो ज़रा फिर पीछे की तरफ हटते हैं चेचन्स को देख के। तो चेचनिया ने आज कहा है रूस से कि इस तंजीम का नाम निकाला जाए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि ये कहानी अब कहाँ जा सकती है, ये कहानी अब कहाँ जा सकती है। एक तो ये है कि जो तुर्की और अमेरिका के दरमियान ये कुर्दों का जो मामला है उसके ऊपर फटा है, और तुर्की ने आज ऑफिशियली ये बात उनकी मैं यहाँ डेली सभा को कोट कर देता हूँ, उन्होंने कहा है कि हरकत तहरीर शाम के पीछे जो है वो टर्की नहीं है। ठीक है, और ये 29 स्लाइड, टर्की ने आज ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया कि हम नहीं है। बहरहाल लेकिन यह है कि टर्की जो है वो नहीं है, लेकिन इशू ये है कि जो दूसरा ग्रुप है SDF और SNA, ठीक है, सीरियन नेशनल आर्मी और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, एक को अमेरिका सपोर्ट करता है, एक को सपोर्ट करता है टर्की, और ये कुर्द मामला जो है टर्की का, टर्की को कोई ख़ास डेमोस्कस में या यहाँ कोई उनकी स्ट्रेटेजिक वो नहीं है, उनको कुर्दों का एक इशू था। लेकिन अब मसला ये कि बशारुल असद की जगह अब वो क्या अमेरिका से बात करेंगे, तो टर्की में भी अब ये एक यकीनन एक सेकंड थॉट होगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो CNN है, आप CNN देखें ना कि एक वहाँ पे एक डैम बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त किस्म का,
ये दरिया फरात के ऊपर, तो उस डैम के ऊपर एक लड़ाई हो रही है, तो उसको CNN किस तरह रिपोर्ट कर रहा है 11th क्रूशियल डैम है रिस्क एट कुर्द, एक यानी कुर्द वो कह रहा है अपने लोगों को, अमेरिकन मीडिया यानी उनको जिनको वो सपोर्ट करता है, जिनको PKK वगैरह, जिनको टर्की जो है वो दहशतगर्द कहता है, तो CNN उनको कुर्द कह रहा है और कह रहा है कि ये जो डैम है यहाँ लड़ाई हो रही है कुर्दों की और टर्की बेस्ड बैटल ग्रुप्स बैटल इन नॉर्दर्न सीरिया। ओ भाई, यानी वो उनको टर्किश बैक्ड ग्रुप्स कह रहा है, उनको ये कह नहीं रहा कि वो कुर्द हैं या कुछ हैं, वो टर्की उनको सपोर्ट जिनको करता है सीरियन नेशनल आर्मी को कहते हैं कुर्दों के और उनके दरमियान लड़ाई हो रही है, वो तो ये अमेरिका का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो अब यह है कि ये तुर्की जो है यकीनन ये मामला जो है ये आगे किस तरफ जाता है ये देखना है, ठीक है। ये प्रॉक्सीज किस तरफ जाती हैं, मैंने आपसे कहा ना कि रशिया ने कहा कि हमारी बेसिस रहे या ना रहे, अभी हम इस पर फैसला करेंगे बाद में, फिलहाल जो है हम देख रहे हैं इसको कि ये जो मतलब चेचनिया आगे आ गया, चेचन्स का आगे आने का मतलब ये है कि मतलब रशिया पीछे हटा और चेचन्स आगे आ गए, चेचन्स आगे आ गए, ये सारी तंजीमों में चेचन्स हैं, और अगर चेचन्स खुद नहीं है तो वो लोग मौजूद हैं जो चेचन्स के साथ थ्रू आउट पिछली कई दहाइयों से राब्ते में है। ये जो मुख्तलिफ जिहादी ग्रुप्स हैं ना, इनकी दोस्तियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और साल चलती हैं, और ये खामोश रहते फिर उठ जाते हैं, उठते हैं आराम से और फिर ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इनके आपस में लिंक्स, इनके बड़ों के लिंक्स, इनके तो दे नो ये कैसे ऑपरेट किस वक्त करना है। तो इसमें रमज़ान का दौर ऑफ का उठ के आना जो है ना इस वक्त, वो इसका मतलब है कि एक खामोशी, कौन सा जुलानी तो कौन सा ये, तो ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो जॉर्डन है उसके बारे में आज टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक मजमून लिखा है और मैं उसको बड़ी अहमियत दे रहा हूं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक मजमून लिखा है और मैं उसको अहमियत दे रहा हूं, और अहमियत मैं इसलिए दे रहा हूं कि उनका कहना यह है कि जॉर्डन नेक्स्ट 31st। अच्छा, ये जो बात है इस जॉर्डन नेक्स्ट, जॉर्डन का अगर हम अल्लाह ताला खैरियत से, हमारा बड़ा प्यारा दोस्त मुल्क है और बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, और वहाँ पर एक बड़ा जो यानी आप समझें कि शाह अब्दुल्ला दोइम जो हैं वो बड़े बुहरानों से वो निकले हैं और निकाल भी रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के लिए सब कुछ, लेकिन ये कि इसराइल कह रहे हैं कि इस जॉर्डन नेक्स्ट। और साथ ही ईरान की जो ऑफिशियल उनकी जो न्यूज़ एजेंसी है IRNA 32nd, वो ये कह रहा है ईरान की तरफ से कि इसराइल जो है वो कंसर्न्ड है अबाउट 32nd अबाउट पॉसिबल कोलैप्स ऑफ जॉर्डन गवर्नमेंट फॉलोइंग सीरियन डेवलपमेंट्स। अच्छा, अब इसमें जो है अगर हम नक्शा देखें जॉर्डन जो है ना उसके एक तरफ सीरिया है, एक तरफ उसके जो है वो मगरिबी किनारा है, थर्ड स्लाइड हम देखें। अच्छा, एक इराक है, सीरिया है, एक तरफ सीरिया और गोलान हाइट की पहाड़ियां भी हैं, गोलान की पहाड़ियां जो इसराइल बैठ गया आके, फिर मगरिबी किनारा है और मगरिबी किनारे में और मशरिकी किनारा इधर है उर्दन बीच में, और इसमें जो है ये बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी यहाँ पे मौजूद हैं, और फिर सऊदी अरेबिया है। तो जॉर्डन जो है बाज़ जोग्राफी होती है ना, तो जोग्राफी में सीरिया अगर स्टेबल नहीं है इस वक्त, और गोलान हाइट्स पे भी, पहले तो वो यहाँ बैठा हुआ था ना इसराइल साइड पे, अब वो गोलान हाइट्स पे बैठ गए, तो गोलान हाइट्स की बिल्कुल एक उनके साथ मिलता है, सीरिया में बदअमनी है, और इराक और उधर इराक साथ है, तो ये इधर इसराइल है। तो इसराइल जो है पूछ रहा है कि जॉर्डन नेक्स्ट, उन्होंने ये सवाल उठा दिया और उन्होंने इस मजमून में ये लिखा है कि जी हमने जॉर्डन के साथ अपनी सिक्योरिटी को बहुत सख्त कर दी है, क्योंकि हमें इस बात का अंदेशा है कि जॉर्डन के अंदर प्रोटेस्ट शुरू होंगी, आने वाले दिन सिक्योरिटी क्राइसिस होगा, ये होगा वो होगा, तो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को उनको बढ़ा रहे हैं जॉर्डन के 7 सरहदों पे। लेकिन जॉर्डन जो है वो अभी स्टेबल है, और जॉर्डन यकीनन यहाँ पर वहाँ पर अरब वज़राए ख़ारजा का भी इजलास भी हुआ है, EU का भी इजलास भी हुआ है, और जॉर्डन तमाम सूरत हाल को देख रहा है बगौर कि कैसे इसको इस क्राइसिस से आगे कैसे निकलना है, और ट्रांजिशन कैसे होती है और क्या सारा कुछ होता है। टर्की
कैसे अब इसमें प्ले करेगा, क्योंकि अगर चेचन्स आ गए हैं तो फिर टर्की ज़रा यानी टर्की, मैंने आपसे कहा ना कि टर्की के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है ना ये पीकेके से ज़्यादा नहीं है कि पीकेके वहाँ पर बैठ के वो टर्की के अंदर, और सीरियन रेफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सीरियन रेफ्यूजीज़ पहले तो हमने सुना ना 2 दिन कि जी वो ट्रकों पे जा रहे हैं बैठ के, ऐसे हो रहा है। वो हकीकत में वो उस तरह है नहीं कि इतनी आसानी से वो सीरियन जो है वो छोड़ देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, और अगर निकाला जाता है तो वो फिर झगड़ा होगा, वहाँ ये होगा। तो अभी ज़रा सूरत हाल वोलेटाइल है। अच्छा, तो जो अमेरिका जिनको सपोर्ट करता है उनको टर्की सपोर्ट नहीं करता, टर्की जिनको सपोर्ट करता है उनको अमेरिका कह रहा है कि ये तो टर्की बैक्ड ग्रुप्स हैं, टर्की बैक्ड ग्रुप्स, इस तरह करके वो जिक्र कर रहे हैं। टर्की ने ऑफिशियली आज कहा है कि हम इससे, ये जो भी तंजीम है, हम इससे, हमारा कोई राब्ता नहीं है। दमिश्क के अंदर तो सारे ही तकरीबन मुल्कों ने अपने सफारत खाने खोल लिए हैं, पाकिस्तान समेत, या मेरे ख्याल से बाकी अरब ममालिक भी सारे उनकी एम्बेसीज तो खुलेंगी ना। दमिश्क है, मतलब शाम के साथ हमारे एक मतलब खाना जंगी भी होती रही है वहाँ पे, तो भी मेरे ख्याल से सफारत खाने खुले रहे हैं बहुत से मुल्कों के, बड़े मुकद्दस मकामात हैं और सारे। तो जब ये ऑटोमन एम्पायर टूटी ना, तो फ्रांस का मैंडेट था, तो फ्रांस का जो जनरल था, जब वो ऑटोमन टूटी, सीरिया चला गया फ्रांस के पास, तो वो वहाँ पे सबसे पहले जिस जगह पे वो गया डेमास्कस में, वो एक मकबरे पे गया और उसने जाके वहाँ पे कहा कि वी आर बैक, और वो मकबरा था सलाहुद्दीन अय्यूबी का। 12 अच्छा, तो बात ये सारी कि वो अब ये ग्रुप्स आपस में, क्या जॉर्डन बदअमनी का आगे इरादा है, क्या इरादा जो है आगे टर्की अपनी टर्की की सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो टर्की ये पीकेके के ऊपर उन्होंने अभी तो ये डैम पे कब्जा कर लिया, लेकिन ये पीकेके इतना बड़ा इलाका लेके बैठे हैं और अमेरिकन कह रहे हैं कि हम तो पीकेके को सपोर्ट करेंगे, तो ये एक रौला पड़ा हुआ है। फिर रशिया जो है वापस आ गया है चेचन्स की फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पर अब ये तो हो गया कि सीरिया में अभी क्या खिचड़ी पकती है और आगे किस तरह से मामला जाते हैं, और इसमें बशारुल असद ने कहा कि मुझे तो रशिया ने निकाला और ये वो सारा। सवाल ये है, इसमें सवाल ही पैदा हो रहा है कि जो इससे हटके, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि रशिया की सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर ध्यान है और तवज्जो है तो वो है यूक्रेन पे। 3-4 ऑप्शन है ना यूक्रेन में। पहली बात तो ये, यूक्रेन की फौजी मदद ट्रंप बंद करने वाले हैं, बिल्कुल। दूसरी बात, अगर वो मदद बंद कर देते हैं तो क्या यूरोप मदद करेगा? सिर्फ यूरोप जारी रखेगा? और जो आज फॉरेन पॉलिसी का मैं एक आर्टिकल जो है ये 34th और 35th ये करके और फिर ब्रेक पे चले जाते हैं। 34th जो है वो कह रहा है कि जी क्या यूरोप टूट जाएगा ट्रंप 2.0 में? यूरोप क्या टूट जाएगा ट्रंप 2.0 में? और जो इसका फॉरेन पॉलिसी का दूसरा आर्टिकल में सजेस्ट कर रहा हूं, अगर यूक्रेन में जंग खत्म करवानी है तो कीप यूक्रेन आउट ऑफ टॉक्स, कीप यूक्रेन आउट ऑफ टॉक्स। ये है 35th। ये मतलब है कि होता है ना, कभी कभी आप रिकमेंड करते हैं कि इसको पढ़ें, क्योंकि कुछ ऐसी ही बातें शायद हम करते रहे पिछले कुछ अरसे में कि यूरोप के अंदर क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और ये ज़ेलेंस्की को थ्रो अंडर द बस कि अगर जंग खत्म करवानी है तो अमेरिका और रशिया डायरेक्ट बात करें, यूक्रेन को निकाले बीच में से, जंग खत्म करवाएं डायरेक्ट। जी ब्रेक के बाद और सब डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है, सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। ऐसे ही इसमें कोई बस ऐसे ही है, बस ये जब तक अरेंजमेंट है तो ये पार्टियों के अपने इश्यूज़ हैं, मुल्क के अलग मसाइल हैं, ये आपस के अंदर जो है ना वो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि जॉर्डन हम उम्मीद करते हैं इस बात की, क्योंकि उनका जोग्राफी ऐसी है, और इसराइल ने भी आज उनके मीडिया ये कह रहा है और बाकी भी तो, कि वो
अपनी सिक्योरिटी को, उनकी बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो पूरी अपनी सिक्योरिटी बॉर्डर्स आगे पीछे दाएं बाएं, और वहाँ पे फ़लस्तीनियों को भी अंदाज़ा है जो फ़लस्तीनी रहते हैं कि क्या हो रहा है आसपास, तो वो भी मतलब एक पूरे तरीके से जॉर्डन इंशाल्लाह हमारा बरादर मुल्क है, वो इस बुरान तो नहीं, लेकिन चूँकि एक होता है दरमियान में, जोग्राफी आपकी ऐसी है कि अब दरमियान में एक तरफ सीरिया एक तरफ इराक, उधर गुलान पे आके और इसराइल बैठ गया, और वो जनाब आपके बनज़रें इसलिए क्यों ही ग्रेटर इसराइल में पूरा जॉर्डन आता है। तो जॉर्डन जो है वो इस पूरी सूरत हाल से इंशाल्लाह निकलना चाहिए उन्हें। दूसरा टर्की, ये पीके की जो थ्रेट है ये तो रहेगी, ये तो इसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं, और अमेरिकन खुल के कह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इसको, यूएस बैक्ड, ठीक है ना, कुर्द हैं। और दूसरे तो ये जो मामला है ये कैसे हुआ, ये मेरा ख्याल है टर्की को ये मामला, टर्की चूँकि नेटो का भी मुल्क है, तो उनको ये मामला नेटो के साथ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उनको ये पीकेके का इशू डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि पीकेके और सीरियस भी वापस नहीं जाते, और वहाँ से चेचन्स आ जाते हैं जो कि पुतिन के करीब हैं, तो वो हरकत, ये जो HTS है, इसको आप समझ लें कि फिर चेचन्स ले जाएंगे। जो अरब ममालिक हैं ना, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, बाकी, वो अपने आप को इससे दूर रखेंगे, अपने आप को इस पूरे सीरियन टर्मोइल से वो दूर रखेंगे। मतलब उनकी अपनी इकॉनमी, मईशत, इशू सारे, फिर वो लिबिया का हाल देख चुके हैं, सूडान का देख चुके हैं, यमन में हुतीज़ ने आज दोबारा मिसाइल दाग दी है, तल अवीव में फिर सायरन बज रहे हैं, और उनके पास ये हल नहीं है कि अब हुतीज़ को क्या करना है। उन्होंने फिर हुतीज़ ने एक दूसरा तीसरा पता नहीं तो कितने मिसाइल दागे हैं उन्होंने, और हुतीज़ जो हैं वो उनका अभी कोई सोल्यूशन उनके बारे में नहीं है। तो ये देखना है कि अब ये जो है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना तोड़ना मकसद था, अगर हटाना मकसद होता तो तरीका कुछ और था। ये प्रॉक्सीज के थ्रू जब होता है ना, तो फिर ये होता है कि मुल्क टूट जाए, और मतलब आप उसको प्लॉजिबल डिनेबिलिटी की तरफ चल जाते हैं कि भाई हम तो थे नहीं थे, मतलब हम तो है नहीं पीछे, हमें क्या पता कौन कर रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक तो ये हो गया इशू। दूसरा ये है कि जो पूरी तवज्जो है इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन की, वो है यूक्रेन। यूक्रेन का नंबर 1 ऑप्शन कि जी क्या वो, आप देखें ना कि क्या बात की है उन्होंने, कि यूक्रेन का हाल ये है कि जी अमेरिका डायरेक्ट रशिया से बात करे, यूक्रेन को बाद में रहने तो ले ले। नेटो में गए, मतलब गई उनकी रुकनीत नेटो की। ट्रंप उनको मदद नहीं देने जा रहा किसी सूरत, जेलेंस्की की हेल्प नहीं करने जा रहा, बल्कि यहाँ तक जेलेंस्की जब मिले हैं लास्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो ट्रंप ने कहा नेटो से निकल जाएगा अमेरिका। फिर उसके बाद राइट विंग वहाँ पे आ रही है, और वहाँ पर जो आज वहाँ पर एक और जो चांसलर हैं जर्मनी के, ओलाफ शोल्ज, उन्होंने उनके खिलाफ पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर होने जा रही है। लेकिन ये करारदाद उन्होंने खुद मंजूर करवा रहे हैं, ये करारदाद वो खुद मंजूर करवा रहे हैं, ताकि वो करारदाद मंजूर होने के बाद जो है वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकें। ये जर्मन तारीख में बड़ा पुराना है, ये चांसलर का जो होता है ना, चांसलर का ये मतलब सरबराह मुमलिकत भी, और फिर हिटलर भी, जर्मन सारे तवील अरसे से, सदियों पुराना उनका चांसलर का होता। तो बहरहाल चांसलर जो हैं, तो उन्होंने ये जो है ये कहा कि मैं फरवरी में 23 फरवरी को मैं इलेक्शन की तरफ जाना है, स्नैप इलेक्शंस की तरफ। उन्होंने अपने वजीर ख़जाना को फायर कर दिया था, तो अब उन्होंने आज वो तहरीक अगर मंजूर हो जाती है तो उसके बाद वो जो है वो असेंबली को डिसॉल्व करेंगे और इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मसला वो ये कि जो फॉरेन पॉलिसी ने आज लिखा है इस आर्टिकल में कि क्या फ्रेगमेंट होने जा रहा है, फ्रेगमेंट तो नहीं होने जा रहा। यूरोप एज सच पॉलिसीज मुख्तलिफ हैं। मतलब देखिए ना, ये यूक्रेन की जंग एक बिला ज़रूरत जंग थी जो यूरोप ने में छिड़ी, और ये जंग छेड़ना किसी के फ़ायदे में भी नहीं गया, क्योंकि वहाँ की इकॉनमी, वहाँ के और इश्यूज़ थे, वो अपने आप को संभाल रहे थे। इसके बाद बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे जो है वो रेफ्यूजीज़ आ गए, प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़। तो यूरोप जो है ना वो मुझे नहीं पता कि क्या वजह हुई कि वो बाइडेन के इतने चक्कर में आके वो उन्होंने ये जंग छेड़ी। ये बिल्कुल बिला ज़रूरत जंग थी। ना नेटो की मेंबरशिप मिली यूक्रेन को, ना कुछ हुआ, बहुत लॉस हुआ। यूजलेस, टोटली यूजलेस वॉर यूक्रेन की। और ये ख़त्म भी होगी तो यूक्रेन उसके बाद जो है वो उसके इलाके से, उसके पास से इलाके निकले होंगे, डीवेपनाइज हो जाएगा, नेटो का मेंबर नहीं बन सका, कुछ भी नहीं हुआ। उधर रोमानिया आगे पीछे, लेकिन चूंकि पल पल मामला तब्दील हो रहे हैं। ये सीरिया में आप देखें ना जैसे हुआ है,
तो इसलिए सब चौकन्ने इस बात से, सब इस वक्त देख रहे हैं कि ये 20 तारीख से पहले पहले क्या होता है और कहाँ जाके मामला ठहरता है। अच्छा वो मैंने आपसे कहा ना, मैंने पहले भी कहा था, मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हिजबुल्लाह ने अपने आप को सेव किया, अपने वेपन्स को। वो सीज फायर माना है कि जी ठीक है, जो भी है शर्त वगैरह सारी ठीक है, और उनकी क़यादत जो है उसको बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने वेपन्स को सेव किया फ्यूचर के लिए, ठीक है। और उन्होंने लेबनान की आर्मी को आगे करके और बात मान के और वो साइड पे हो गए, लेकिन ये फ्यूचर के लिए उन्होंने, हिजबुल्लाह अपनी जगह मौजूद है। जो हमास है वो गज़ा में, तो हमास का जो है वो अपनी जगह, उनका जो भी शहादतें हुई हैं सब कुछ हुआ है, लेकिन जॉर्डन में तो मौजूद है ना फ़लस्तीनी, और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो इसीलिए वो बात कर रहे हैं कि जॉर्डन जो है वो दरमियान में आगे पीछे, और ये हरकत तहरीर शाम में मैंने आपसे कहा ना, यहाँ एंट्री हो गई है चेचन्स की, प्रॉपर चेचनिया के सदर। अच्छा यूरोप के अंदर जो है, एक तो मैंने आपसे कहा ना कि ये जर्मनी का इशू चल रहा है और ये बड़ा सीरियस है, इसको हुतीज़ अपनी जगह मौजूद हैं, और हुतीज़ जो हैं वो मतलब है कि वो कैसे उनको निपटाना है, क्योंकि हुतीज़ जो हैं वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बराह रास्त अमेरिका के लिए चैलेंज है। हुतीज़ के अगेंस्ट जब अमेरिका ने कहा भी कि बहुत सारे मुल्क हमारे साथ मुत्तहिद हो जाएं, ये इत्तेहाद बनाए सारा, तो वो उन्होंने बल्कि चाइना से बात की कि आप ये हुतीज़ को के ऊपर जोर डालें, लेकिन चाइना ने भी जो है वो बात नहीं सुनी, और वो चाइना और रशिया के फ्लैग से साथी वहाँ से मूव हो रहे हैं जिनको वो इजाज़त देते हैं। अभी तक वो शिपिंग लेन्स तो बंद हैं सारी। अब ये ट्रम्प के आने से पहले शिपिंग लेन कैसे खुलेगी? हुतीज़ मतलब कैसे हल होगा भाई? हुतीज़, अच्छा हुतीज़ को अगर यहाँ पे ज़्यादा मसला होता है तो फिर वो अक्रॉस सामने डिस्टेबलाइज होता है अफ्रीका, क्योंकि इनका कोई लिंक, आपको पता है इनका जहाज़ खींच के वहाँ ले गए थे, वो बाब मंदरब के उस तरफ ले गए थे, अफ्रीका की तरफ, सोमाली लैंड और बाकी इलाकों में गायब हो गए थे, एरिटेरिया, तो उधर भी लिंक बनते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। इसमें इशू सिर्फ ये है कि जो यानी टर्की अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि देखें ये जो पीकेके है ना, अब ये है कि पीकेके को हवा, टर्की मुखालिफ कुव्वतें पीकेके को हवा देंगी, अरब ममालिक इससे पीछे हटेंगे। सऊदी अरब की पूरी, वैसे जोग्राफिकली भी सऊदी अरब ये दूर है, लेकिन सऊदी अरब पूरी कोशिश करेगा कि ये ट्रांजिशन ट्रांजिशन क्या, ये किसी तरह से मामलात, यानी एक स्टेबल गवर्नमेंट आए। यूएई भी चाहेगा स्टेबल गवर्नमेंट है, कतर भी चाहेगा स्टेबल गवर्नमेंट आए, मगर एक गवर्नमेंट नहीं आ सकती क्योंकि शाम टूट चुका है अमलन, स्ट्रॉन्ग मैन की हुकूमत ख़त्म हो गई है। और अब यह है कि जिन इलाकों में टर्की की कोशिश होगी कि उन इलाकों पे जाए जिन इलाकों पे पीकेके मौजूद है, और वहाँ पर उन्होंने एक डैम के ऊपर कब्जा भी किया है, ठीक है। एक डैम, वो जो डैम था ना जिसमें जो लड़ाई का जिक्र हो रहा है, उस पर अल्टीमेटली टर्की ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर चूंकि इनको पता है कि जो रहमान कदरौफ हैं, जो ये बड़ा चैलेंज है, तो इसलिए ये अगर आप देखेंगे यूक्रेन ने क्या किया है, ये 9th स्लाइड हम दिखाएं, ड्रोन्स अटैक चेचनिया, हिटिंग पुलिस बिल्डिंग्स, कैजुअफ क्लेम्स, ठीक है ना। अच्छा अब इशू ये है कि, और मतलब आप इसमें जो है ना, मतलब ये ज़हन में रखें बस कि ये जो ग्रोजनी में जो उनका दारुल हुकूमत है ग्रोजनी, तो वहाँ पर यूक्रेन ने कोशिश की है कि वो किसी तरह से रमज़ान कादिरोव को हिट करें, ताकि वो जो है वो, मतलब बहुत से फ्रंट्स खुले हुए हैं एक ही। अब वो कैसे यहाँ जवाब देते हैं, वहाँ जवाब देते हैं, क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने मुतालबा किया है, क्योंकि रशिया ने डाला हुआ था इसको HTS को टेररिस्ट लिस्ट पे, तो रशिया से रिक्वेस्ट किए तो हटा देंगे रशिया, और ये यहाँ पर आ जाएंगे इमदादी सामान लेके। अच्छा अब इसमें जो ये दो तीन चीज़ें हो गई, और इनमें आप ये ज़हन में रखें कि ये जो है, ये इसराइल ने कहा है कि जी वो जो हमास के साथ हमारी बातचीत हो रही थी, वो अब तक सबसे ज़्यादा अगर कोई करीब है कि जी यरगमालियों को और कैदियों को रिहा किया जाए, तो वो ये मरहला है जिस पे वो करीब है। मामलात आगे बढ़ रहे हैं इजिप्ट में, कतर में, लेकिन ये है कि डायनामिक्स इतनी ज़्यादा तब्दील हो रही है कि वो क्या मुआहदा आगे होता है नहीं होता। लेबनान के साथ तो हो गया, बड़ी हद तक हो गया लेबनान के साथ, गज़ा में उनकी बॉम्बिंग है, नॉर्थ में, साउथ में, लेकिन ये कि ट्रंप उनको कह चुका है। नेतन्याहू ने बात भी की है ट्रंप से कि जी हमने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है, वो आपने गोलान की पहाड़ियों को माना था, तो वो तो हमारे कब्जे में आ गई हैं।
लेकिन ये कि साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा हुआ है कि ये लेबनान के साथ भी जंगबंदी करनी है और ये भी जंगबंदी करनी है, लेकिन ये है कि सीरिया के ऊपर, सीरिया जो शाम, वहाँ पर एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो पावर्स हैं, रीजनल और ग्लोबल पावर्स, वो अपना खेल खेलेंगी थ्रू प्रॉक्सीज। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुबैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गुर्दनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।